मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर बिहार से बिहार ज्ञान के इस श्रृंखला में आप लोगों के बीच मैं और मेरे साथ जीतू चेन्नई से, सुदर्शन जी सारण बिहार से, दीपक जी बक्सर से, अशोक जी धनबाद से इस श्रृंखला में बिहार से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को रखने जा रहा हूं। आप लोग इस श्रृंखला को ध्यान से सुनिए और अंत में आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे जो इसी श्रृंखला से होगा और आपको जवाब कमेंट में देना है। कल हम लोगों के द्वारा सही जवाब बता दिया जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ। बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की इस काल में चर्चा मिलती है। इसमें 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का राज्य था, जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिला तक फैली हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज्य वर्तमान भागलपुर, मुंगेर जिलों के क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी चंपा थी। मगध के अधीन पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगिरी थी, जो अभी राजगीर है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की चर्चा महाभारत में है। गंगा के उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में है। बिंबिसार अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त कर लिया। उसी के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार हुआ। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था और योग्य कूटनीतिज्ञ भी। अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। उसकी पहली पत्नी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेल्लना वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी। इस विवाह से बिंबिसार के संबंध वज्जियों के साथ सुदृढ़ हुए। उसकी तीसरी पत्नी पंजाब की मध्य राजकुमारी थी। वैवाहिक संबंधों द्वारा पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करने के बाद बिंबिसार ने अपने पूर्वी पड़ोसी अंग के राज्य पर चढ़ाई कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त का वध कर दिया। आगे की जानकारी जीतू जी चेन्नई से देंगी। धन्यवाद। मैं जीतू कुमारी चेन्नई से। जैसा कि सुधाकर सिंह ने बताया कि मगध राज के बारे में, आगे का मैं आपको बताती हूँ। बिंबिसार ने युद्ध और कूटनीति से मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। बिंबिसार को कैद करके उसके ही पुत्र अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा तथा बाद में उसे सिंहासन के लिए अपने पिता को ही मार दिया। अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी तक अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। अजातशत्रु 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ हुआ, जिसने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर संधि बाध्य किया तथा काशी का क्षेत्र मगध को पुनः प्राप्त हुआ और कौशल की राजकुमारी वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ। दूसरा युद्ध वज्जी गणराज के साथ हुआ। इसके लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ। यह क्षेत्र पाटलीग्राम कहलाया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ तथा मगध का राजधानी भी बना। अजातशत्रु ने राजगीर में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसे बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया। इसकी 2 श्रृंखलाएं हैं, श्रुति और विनय। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र या उदयन था। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन के उत्तराधिकारी दुर्बल और आयोजक थे। महावंश के अनुसार ये सभी पृथुहंता भी थे। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था।
अगला शासक शिशुनाग द्वारा मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित की गई। शिशुनाग ने वत्स और कौशल के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। कालाशोक का शासन अल्पकालीन था। उसके बाद महापद्मनंद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। 344 ईस्वी पूर्व में महापद्मनंद को निम्न मूल का भी कहा जाता है, मगर वो एक महान विजेता और योग्य शासक था। मौर्य के उत्कर्ष के पूर्व मगध की सीमाओं का विस्तार महापद्मनंद ने किया था। महापद्मनंद को ही एकारट कहा गया तथा इसी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। उत्तरी कर्नाटका का विस्तार इसी ने किया था। इसका अंतिम वंशज धनानंद था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। धनानंद एक अत्याचारी शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की सत्ता स्थापित की। आगे की सूचना सुदर्शन कुमार देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सुदर्शन कुमार, छपरा सारण बिहार से। बिहार ज्ञान श्रृंखला में जीतू जी ने आपको बताया कि मगध राज के उत्कर्ष के कारण लोहे की अनेक खानें, अनेक हथियार इत्यादि के बारे में जानकारी दी। इसके आगे की जानकारी मेरे से। मगध की दो राजधानियां राजगीर तथा पाटलिपुत्र थे। वे अत्यधिक सुरक्षित और सुदृढ़ थे। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था, जिसके प्रवेश मार्ग मजबूत किलेबंदी द्वारा सुरक्षित थे। पाटलिपुत्र 4 नदियों से घिरा हुआ सुरक्षित जलदुर्ग था, जिस पर विजय पाना आसान नहीं था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई। उसने पश्चिम भारत और दक्कन में अपनी सत्ता स्थापित की। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के समय में मौर्य साम्राज्य का गौरव बना रहा। मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक सम्राट था। अशोक ने बौद्ध धर्म का आलिंगन किया। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण तथा प्रश्रय दिया। इस क्रम में भारतीय संस्कृति का प्रसार विदेशों में भी हुआ। वे अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे। अशोक ने जल कल्याण की नीति अपनाई और आगे की जानकारी आपको दीपक जी बक्सर बिहार से देंगे। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार बक्सर बिहार से। बिहार ज्ञान श्रृंखला में सुदर्शन जी ने बताया कि अशोक जन कल्याण की नीति अपनाई। अब आगे सुनिए। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और उसके स्तूपों और विहारों का विनाश किया। शुंग वंश के काल में ही संभवतः डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ। 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंत हुआ, जब अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी। बिहार के गौरव का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी में हुआ। इनका उदय आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग इलाहाबाद बनारस क्षेत्र में हुआ। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। 320 ईस्वी चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसी समय गुप्त संवत का प्रचलन किया। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त, जो कि 335 से 375 ईस्वी तक शासक बना, वह एक महान विजेता था। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसकी चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। पीछे जो कुछ भी आप मेरे और मेरे साथियों से सुना, उससे संबंधित कुछ प्रश्न अशोक जी बर्नवाल, जो कि धनबाद से हैं, आपसे करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने ऐतिहासिक संपदा के बारे में जाना, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
हम आपसे करेंगे, जो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सही जवाब देने पर कल के प्रोग्राम में आप सभी के नामों का हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ? दूसरा प्रश्न है, कौन से 3 महाजनपद बिहार जनपद में हैं? तीसरा प्रश्न है, किस नदी के किनारे लिच्छवियों का राज था? चौथा प्रश्न है, किन 2 शासकों की देन निर्णायक थी? पांचवा प्रश्न है, किसने सिंहासन पर अधिकार पाने के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया? छठा प्रश्न है, किन नदियों के संगम पर सैनिक छावनी का निर्माण हुआ? सातवां प्रश्न है, उदयन के उत्तराधिकारी क्या थे? आठवां प्रश्न है, उदयन के अंतिम शासक कौन थे? नौवां प्रश्न है, मगध का राज्य किस नदी घाटी के किनारे था? 10वां प्रश्न है, कितने पहाड़ियों से राजगीर घिरा नगर था? जैसा कि आप सभी ने प्रश्न को अच्छे से सुन लिया होगा, उम्मीद है आप सभी अपनी कमेंट के माध्यम से जवाब देंगे और हम आपके जवाब की प्रतीक्षा करते हैं। धन्यवाद।